हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए फिर से हमारा टाइम हो चुका है 71 बीपीएससी का क्लास करने के लिए। तो हम जा रहे हैं 71 बीपीएससी का आज का क्लास करने के लिए। चलिए करते हैं और आप सभी दोस्तों को बताते हैं क्या कुछ नया सीखने को मिला है हमें आज के क्लास में दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और फिर आप सभी दोस्तों को बताते हैं क्या कुछ नया सीखने को मिला है हमें आज के क्लास से। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सब दोस्तों को बताया था कि हम क्लास कर रहे थे 71 बीपीएससी का। हमारा क्लास समाप्त हो चुका है। अब बात करना है कि क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कहाँ से पढ़ाई शुरू हुआ है आज के क्लास में दोस्तों। ठीक है, आज क्लास का शुरुआत हुआ है दोस्तों व्यय विधि से। पिछले वाले वीडियो में हमने बात कर लिया है प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड। अब बात करना है एक्सपेंडिचर मेथड दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्यय विधि। व्यय विधि में दोस्तों लिखाया गया है जीडीपी अगर एमपी अगर निकालना है। जी हाँ दोस्तों, जीडीपी अगर निकालना है तो एक फार्मूला लिखाया गया है जो कि फार्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस माइनस एम दोस्तों। ठीक है, यहाँ आप समझ चुके। अब बात कर लेते हैं सी का मतलब क्या है। ठीक है, तो सी का मतलब यहाँ पे है कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर दोस्तों, जो हम उपभोग व्यय करते हैं वह इसमें सी में शामिल होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आई से मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो निवेशक इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे जो व्यय होता है वह इसमें शामिल होता है। जी से बात की जाए तो गवर्नमेंट व्यय दोस्तों। ठीक है, जो सरकार व्यय करती है वह इसमें शामिल होता है। उसके बाद बात की जाए तो एक्स का मतलब क्या है, तो जो हम बाहर सामान भेजते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट हो गया। और माइनस कर देता है इंपोर्ट को, जो हम बाहर से मंगाए हैं उसको हम घटा देंगे तो हमारा जीडीपी निकल जाता है दोस्तों। ठीक है, एक और दूसरा तरीका से निकाला गया है जीडीपी को, आइए जान लेते हैं। एक होता है दूसरा तरीका हम बताने जा रहे हैं। दूसरा तरीका में यह है दोस्तों कि जितने भी लोग व्यय कर रहे हैं उसको अगर जोड़ दिया जाए, साथ में जो सरकार व्यय कर रही है उसको जोड़ दिया जाए, और साथ में एक और दिया गया है जीडीएफसी, इसको जोड़ दिया जाए, और नेट आपका हो गया क्या, तो नेट एक्सपोर्ट को जोड़ दिया जाए तो हमारा एक और आ जाता है क्या, जीडीपी। यहाँ से भी निकल सकता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यह दो तरीका से दोस्तों पढ़ाई हुआ है। उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है कंप्लीट सी फॉर क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि उपभोग व्यय। उपभोग व्यय को कैसे समझाना है आइए इसको जान लेते हैं। कंप्लीट बारी बारी से एक एक अक्षर को बताया गया है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सी का मतलब हो गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर दोस्तों। ठीक है, यानी कि उपभोग व्यय। उपभोग व्यय क्या होता है आइए जानते हैं। उपभोग व्यय उपभोक्ता लोग व्यय करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें संतुष्टि मिलता है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए एक ग्राफ को बताया गया है। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है, शुरुआत की बात की जाए, शुरुआत में हमारा अगर इनकम बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है, शुरुआत में हम कोई भी इनकम नहीं करते हैं तब भी हम खर्च करते हैं, लेकिन जैसे हम कमाना शुरू कर देते हैं तब हमारा, मान लीजिए कि हम 1000 रुपया कमा रहे हैं, उस समय हमारा व्यय अधिक हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम काम करेंगे, जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ते चला जाएगा, एक ऐसा समय आ जाएगा हमारा इनकम बढ़ेगा। मान लीजिए कि हम 1 लाख रुपया कमाते हैं, 1 लाख रुपया तो महीना में खर्च नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि 80,000 रुपया खर्च कर दिए, तभी हमारा बचत 20% 20,000 रुपया का हो गया। तो जैसे जैसे बढ़ता है तब बचत स्टार्ट हो जाता है। यह बताता है दोस्तों कंजप्शन एक्सपेंडिचर दोस्तों। ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर में भी एक दो और फार्मूला लिखाया गया है जो कि है एमपीसी। एमपीसी क्या है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन दोस्तों। ठीक है, तो इसका भी एमपीसी का एक फार्मूला होता है चेंजिंग कैपिटल चेंज इन इनकम दोस्तों। ठीक है, कहने का मतलब जो हम उपभोक्ता में परिवर्तन करते हैं, साथ में आय में जो परिवर्तन होता है, अगर यहाँ भाग कर दिया जाए तो हमारा निकल जाता है एमपीसी। एमपीसी से क्या निकालते हैं, तो एमपीसी से निकालते हैं खर्च में परिवर्तन दोस्तों। ठीक है, एक और दोस्तों फार्मूला बताया गया है जो कि है एमपीएस। एमपीएस से क्या निकलता है, एमपीएस से निकलता है दोस्तों जो हम बचत करते हैं उसको निकालते हैं एमपीएस से दोस्तों। एमपीएस का भी फार्मूला होता है दोस्तों, एक फार्मूला लिखाया गया है
जो कि है डेल्टा एस बटा डेल्टा आई। जी हाँ दोस्तों, एस का मतलब सेविंग और यहाँ पे वाई का मतलब है इनकम दोस्तों, ठीक है। इनकम में परिवर्तन और ऊपर हो गया बचत में परिवर्तन, ठीक है। बचत में परिवर्तन बटा इनकम में परिवर्तन से भाग कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है MPS दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाई हुआ है। उसके बाद यहाँ तक सी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे पढ़ाई हुआ है आई। आई से क्या मतलब होता है? आई से मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि निवेश व्यय। निवेश व्यय कौन करता है? तो उत्पादक करता है। क्यों करता है? लाभ कमाने के लिए करता है। तो इसको भी एक ग्राफ के मेथड से बताया गया है कि अगर कर्व के माध्यम से बताया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी उत्पादक है और उसको महंगे दर पर ब्याज मिल रहा है तो वह अपना उत्पादन कम करेगा, लेकिन कम ब्याज दर पर ब्याज मिल रहा है तो वह अपना उत्पादक अधिक कर देगा दोस्तों, ठीक है। तो यह हो गया आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई का मतलब समझ चुके। अब बात कर लेते हैं जी। बात कर लेते हैं जी। जी फॉर है दोस्तों गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी सरकार का व्यय। सरकार दो प्रकार का व्यय करती है, एक करती है उपभोग व्यय, एक करती है निवेश व्यय दोस्तों, ठीक है। उपभोग व्यय की बात की जाए तो उपभोग व्यय दोस्तों करती है समाज कल्याण पर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमें मिलता है ओल्ड एज पेंशन, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है यानी कि छात्रवृत्ति हो गया, जो हमें सब्सिडी मिलता है। तो यह सरकार कैसे करती है? ये हमारा उपभोग व्यय में शामिल होता है, ठीक है। अब बात की जाए निवेश व्यय में, तो निवेश व्यय में सरकार करती है जैसे कि आपका सड़क बनवा देती है, पावर प्लांट बनवा देती है। ऐसे जो निवेश करती है तो यहाँ पे कुछ पैसा अर्जित हो जाता है, इसलिए हम इसे निवेश व्यय में रखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यह दो प्रकार का सरकार का व्यय हो गया। उसके बाद दोस्तों एक और है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोस्तों, ठीक है। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। एक्स माइनस एम का क्या मतलब हुआ उसको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक्सपोर्ट का मतलब है किसी भी देश का सामान अगर बाहर जा रहा है तो हम एक्सपोर्ट कहेंगे दोस्तों। इंपोर्ट, विदेश से सामान भारत में आ रहा है तो उसे हम इंपोर्ट कहेंगे, इतना तो आप जानते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कौन बेहतर होता है किसी भी देश के लिए। तो किसी भी देश का अगर एक्सपोर्ट अधिक हो और इंपोर्ट कम हो तो उसे हम अच्छा मानेंगे, ठीक है। और किसी भी देश के लिए अगर इंपोर्ट कम हो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो तो हम उसे खराब मानेंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन GM किन्स के अनुसार एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों होना है तभी हम एक अच्छी अर्थव्यवस्था मानेंगे दोस्तों, GM किन्स के अनुसार। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि इंपोर्ट अगर ज़्यादा रहेगा तब भी अच्छा रहेगा, एक्सपोर्ट भी ज़्यादा रहेगा तब भी ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो एक्सपोर्ट को तो हमने बात कर लिया। अब बात करना है कि इम्पोर्टेंट कैसे एक अर्थव्यवस्था में अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्ट को हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि इम्पोर्ट कब करेंगे? जब हमारे भारत देश के लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा और तब जाकर विदेश से सामान मंगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि GM किन्स के अनुसार कोई भी मशीन मंगा रहे हैं, अचल परिसंपत्ति मंगा रहे हैं, जैसे कि मशीन मंगा रहे हैं, उपकरण मंगा रहे हैं, तो उसको अगर भारत में मंगा कर और उससे हम उत्पादन करें जिससे भारत के लोगों की भलाई हो रही और ज़्यादा उत्पादन करने पर विदेश भी हम भेज दे रहे हैं, तब हम कहेंगे कि यह अच्छा है एक अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है। तो GM किन्स के अनुसार एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों अच्छा रहता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है उपभोक्ता द्वारा व्यय वस्तु पर। जी हाँ दोस्तों, उपभोक्ता द्वारा वस्तु पर व्यय कैसे किया जाता है आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो व्यय वस्तु दो प्रकार का होता है, एक होता है दोस्तों नॉन ड्यूरेबल, एक होता है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल वस्तु क्या होता है? ड्यूरेबल वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसका उपयोग हम एक बार पैसा लगा दिए और बार बार उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बार हम कार खरीद दिए और उसे बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि कैमरा खरीद लिया बार बार इस्तेमाल करें तो उसे ड्यूरेबल वस्तु में रखा जाता है दोस्तों, ठीक है। वहीं बात कीजिए नॉन ड्यूरेबल वह वस्तु होती है जो एक बार उपयोग में लाए। जी हाँ दोस्तों, एक बार इस्तेमाल किए और खर्च होगा, जैसे कि हमारा खाना हो गया, तेल हो गया, कि हम बार बार खाना खाते हैं तो हमारा खर्च हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है पूंजी के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो टाइप ऑफ कैपिटल में पहला है दोस्तों स्थिर पूंजी। स्थिर पूंजी क्या होता है? स्थिर पूंजी यानी कि फिक्स्ड कैपिटल उसे कहते हैं जिसका इस्तेमाल हम एक बार करते हैं और लंबे समय तक के लिए उत्पादन करते हैं। जैसे कि हम ज़मीन खरीद लिए, उस पर हमने कंपनी लगा दिया, उससे हम उत्पादन कर रहे हैं तो हमारा स्थिर पूंजी में आ जाएगा। बात की जाए कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल उसे कहते हैं जो डे टू डे काम के लिए यूज़ करते हैं, उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसमें आ जाता है वर्किंग कैपिटल में। अब बात करें एक और होता है मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल,
ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? वह पूंजी जब मानव संसाधन, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग क्या है, मानव संसाधन है। मानव संसाधन में विकास कर दिया, उसको ट्रेनिंग दे दिया जाए, उसको अच्छी शिक्षा दे दी जाए, अच्छा स्वास्थ्य दे दिया जाए, तो मानव संसाधन मानव कैपिटल में बदल जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एक और पढ़ाई हुआ है जो कि सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी क्या है? जो हम समाज से कमाते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा फ्रेंडशिप हो गया, रिलेशनशिप हो गया, बॉन्ड हो गया, यूनिटी हो गया, यह सभी हम अपने समाज से कमाते हैं, इसलिए हमारे सामाजिक पूंजी हो गया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है किसी देश के आर्थिक वृद्धि का मापन। आर्थिक वृद्धि दर का मापन कैसे होता है दोस्तों, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो नंबर वन में है दोस्तों प्रति व्यक्ति रियल जीडीपी दोस्तों, इसके हिसाब से नापा जाता है। दूसरा तरीका एक और लिखाया गया है जो कि है ICOR। ICOR क्या है? तो ICOR का मतलब है दोस्तों वृद्धिशील पूंजी निर्गत उत्पादन दोस्तों, ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाते हैं आप सब दोस्तों को। ICOR में कंडीशन नंबर 1, मान लीजिए ICOR का एक फार्मूला होता है दोस्तों। फार्मूला क्या होता है? डेल्टा आई का मतलब है कि हमारे इनकम में जो परिवर्तन हो रहा है वह प्लस में डेल्टा आई बटा डेल्टा आउटपुट, जो हमें आउटपुट मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंडीशन नंबर 1 समझाने के लिए एग्जाम्पल। मान लीजिए कि हम 10 रुपया कमा रहे हैं, मान लीजिए कि 10 रुपया इन्वेस्ट किए और 20 रुपया आ रहा है, ठीक है। कंडीशन 1 यह हो गया कि कंडीशन नंबर 2 कि 10 रुपया लगाए हम और 5 रुपया ही उससे आय प्राप्त हुआ, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 यह हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो जब इसे हम भाग करेंगे कंडीशन नंबर 1 में तो 0.5 निकलेगा। वहीं कंडीशन नंबर 2 में अगर भाग कर दिया जाए तो 2 निकलता है दोस्तों, ठीक है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कंडीशन नंबर 1 अच्छा रहता है कंडीशन नंबर 2 से दोस्तों, ठीक है। बात करें भारत की जो ICOR है 2012 में बात की जाए 7.5% थी, लेकिन 2022 में बात की जाए तो 3.5% है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाई हुआ है। तो कैसा लगा यह वीडियो आप सभी दोस्तों को नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।